तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं MTS एग्ज़ाम 2023 के लिए एक शानदार क्लास। आज है 9 सितंबर और 9 सितंबर 2023 को पहले ही क्लियर कर दिया जाए कि आपका SSC MTS का कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था। फिर भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी का आज हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अगर हम बात कर लेते हैं भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में, इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। 1927 ईस्वी में IOA की स्थापना की गई थी और इसके जो संस्थापक थे वो दोस्तों थे सर दोराबजी टाटा और इनके सहयोगी थे डॉक्टर AG नोरेन। ठीक है, नोरेन थे, इसको याद रखेंगे। इनके सहयोगी या सचिव थे, इसको याद रखेंगे। जबकि याद रखेंगे भारत ने पहली बार ओलंपिक में 1900 ईस्वी में भाग लिया था। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करंट अफेयर का क्वेश्चन बना हुआ है कि भारतीय ओलंपिक संघ में, यानी कि ओलंपिक संघ के इतिहास में जो पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं वो श्रीमती PT उषा को चुना गया है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुई थी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है कि शिक्षा पर वुड का प्रेषण किस वर्ष हुआ था। अगर हम बात कर लेते हैं शिक्षा पर वुड डिस्पैच कब आया था, तो याद रखेंगे ये आया था दोस्तों 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए ये तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा था, जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। यह कहा गया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए तथा उच्च विद्यालय यानी कि विश्वविद्यालय लेवल की जो शिक्षा होती है उसका माध्यम अंग्रेजी में होना चाहिए। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जो प्राथमिक लेवल पर यानी प्राइमरी लेवल पर जो इंटर लेवल की शिक्षा होती थी वो मातृभाषा में होती थी, जबकि विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा को किस में किया जाता था, अंग्रेजी भाषा में। इसको याद रखेंगे। और शिक्षा पर बोर्ड का प्रेशर 1854 में आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है कि कथक लोक नृत्य किस घराने से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखेंगे कथक लोक नृत्य का जन्म हुआ था लखनऊ घराना में। किसमें हुआ था दोस्तों, लखनऊ घराना में कथक लोक नृत्य का जन्म होता है। और पंडित बिरजू महाराज, याद रखेंगे पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और लखनऊ घराने के कला बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कालका बिंदादीन घराना, ठीक है, कालका बिंदादीन घराना जो कि लखनऊ घराना से संबंधित है, इसके प्रतिपादक थे आपके पंडित बिरजू महाराज। कहा जाता है कि वह कथक नर्तकों में महाराज परिवार के वंशज थे। उनके दो चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज, यानी कि जो पंडित बिरजू महाराज इनके दो चाचा हैं, जिनका एक का नाम शंभू महाराज, लच्छू महाराज है। जबकि इनके पिता और गुरु यानी कि जो अच्छन महाराज हैं, ये इनके पिता भी थे और गुरु भी थे। इसको याद रखेंगे। वह भी लखनऊ घराने से जुड़े हुए थे। लखनऊ घराने की नींव बक्सू खां ने रखी थी और लखनऊ घराना की स्थापना अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में की गई थी। यह भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि पैरालंपिक का आयोजन पहली बार किस वर्ष हुआ था। तो याद रखेंगे पहली बार पैरालंपिक का आयोजन 1960 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेले गए थे। इससे पहले दोस्तों इनको कौन से खेलों के नाम से जाना जाता था, याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्टोक मेंडविल और खेल। ठीक है, याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्टोक मेंडविल खेल के नाम से जाना जाता था। इनकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय मेंडविल खेल की शुरुआत लगभग आपकी 1950 में हो गई थी। कब हुई थी, 1950 में हो गई थी। इसको याद रखना है। लेकिन 1960 में इनका नाम बदलकर क्या कर दिया, पैरालंपिक खेल कर दिया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। पैरालंपिक गेम्स का पहली बार जो इस्तेमाल था ये 1984 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC के द्वारा अनुमोदित किया गया था। जबकि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का गठन आपका हुआ था 1989 में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक में 1968 में भाग लिया था। आधिकारिक रूप से पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 1964 के टोक्यो पैरालंपिक से मानी जाती है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जनगणना से है, तो याद रखेंगे यहाँ पर लिंगानुपात बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इनमें से एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ उनका लिंगानुपात दे रखा है। यानी केरल का जो सेक्स रेशियो है दोस्तों 10:84 है। याद रखेंगे 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहते हैं। और केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं स्थित हैं। ठीक है, याद रखेंगे। गोवा में इसके अलावा आपका 973 लिंगानुपात है, जबकि हरियाणा में सबसे कम 879 लिंगानुपात है। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अगर हम चर्चा कर लेते हैं भारत की सबसे बड़ी दोस्तों झील के बारे में, तो ये हो जाएगी चिल्का लेक। क्या हो जाएगी, चिल्का झील, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है।
चिल्का लेक है, जो कि भारत की एक लेगून झील है। याद रखेंगे ये भारत की सबसे बड़ी झील होने के साथ साथ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भी झील है, ये भी याद रखेंगे। विश्व की दूसरी यानी कि जो लार्जेस्ट झील लेक है ये आपकी चिल्का झील है। इसका जो एरिया है ये 70 किलोमीटर लंबी तथा 30 किलोमीटर तक चौड़ी है। इस झील का क्षेत्रफल 1165 किलोमीटर स्क्वायर है और इसकी औसत गहराई 3 मीटर है, ये भी याद रखना है। आगे कह रहा है दोस्तों भारत की सबसे लंबी, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी झील थी, कैसी थी, सबसे बड़ी थी, जबकि भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है, जिसकी जो लेंथ है ये आपकी 96.5 किलोमीटर है और ये दोस्तों केरल राज्य में स्थित है। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे के सारे एग्जाम से पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कानून बनाने के लिए सर्वोच्च संस्था कौन है। तो अगर हम बात करते हैं भारत में कानून बनाने के लिए सर्वोच्च कौन है, पार्लियामेंट, यानी कि संसद जो है ये भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। कह रहा है इसमें लोकसभा जिसका अनुच्छेद 81 में जिक्र मिलता है और राज्यसभा जिसका उल्लेख अनुच्छेद 80 में है तथा राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो संसद के कितने अंग हैं, आप कहेंगे सर 3 अंग। कौन कौन से, पहला एक हो जाएगा राज्यसभा जो 80 में मिलती है, उसके अलावा लोकसभा जो आपकी अनुच्छेद 81 में मिलती है और तीसरा हो जाएगा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जिसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। यह दोस्तों एक संवैधानिक निकाय है, ये भी याद रखना है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये नीति का निर्माण करना है। इसके साथ साथ यह भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाला निकाय है, जबकि भारत में कानून की जांच करने वाली सर्वोच्च संस्था जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 124 में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, यहाँ पर माफी चाहेंगे मौलिक कर्तव्य बोल दिया। जो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं ये आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं दोस्तों, 6 हैं, जबकि मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी, ये भी याद रखेंगे। और कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं याद रखेंगे, पहला है समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23-24 में है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। दोस्तों याद रखेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा क्या कहा गया था, संविधान की आत्मा कहा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है किस आईआईटी ने भारोस एंड्रॉइड सिस्टम का निर्माण किया है। तो याद रखेंगे जो भारोस एंड्रॉइड सिस्टम है ये दोस्तों आईआईटी मद्रास ने बनाया है। आईआईटी मद्रास की एक संस्था है जिसका नाम है इनक्यूबेटेड फर्म। इनक्यूबेटेड फर्म के द्वारा एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस विकसित किया गया है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स को हाईटेक सिक्योरिटी और एवं प्राइवेसी प्रदान करता है। नए ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस के बारे में कहा जा रहा है कि यह भारत के 100 करोड़ मोबाइल फोन में यूजर्स को लाभान्वित करने वाला है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य, क्या कह रहा है दोस्तों, याद रखेंगे बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन बेहमन शाह। अलाउद्दीन बेहमन शाह जिसके द्वारा 1347 से 1518 तक दक्कन में एक इस्लामी साम्राज्य की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 3 अगस्त 1347 को हुई थी। यह एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बेहमन शाह के द्वारा की गई थी, ये याद रखना है। याद रखेंगे दोस्तों ये इसका जो प्रतिद्वंदी साम्राज्य था दक्षिण में वो दोस्तों आपका विजयनगर साम्राज्य था, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का के द्वारा की गई थी। कह रहा 1518 में ये बहमनी साम्राज्य का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है और इसके फलस्वरूप कुछ रियासतें बचती हैं जैसे गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बीरार और अहमदनगर, ये आगे चलकर बनती हैं। और आगे दोस्तों दक्षिण भारत की सल्तनत में 1565 में, याद रखेंगे 1565 में विजयनगर साम्राज्य और ये सारी की सारी सल्तनतों के बीच क्या होता है, एक युद्ध होता है जिसे दोस्तों कहा जाता है तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। याद रखेंगे तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ये आपका 1565 में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि अलारमेल वल्ली भरतनाट्यम के अतिरिक्त कौन सा नृत्य करती है। तो याद रखेंगे इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा। देखिए अलारमेल वल्ली जो है ये आपकी भरतनाट्यम से संबंधित तो है ही, इसके साथ साथ ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य करती हैं। याद रखेंगे अलारमेल वल्ली अग्रणी भारतीय शास्त्रीय नर्तक एवं कोरियोग्राफर हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम में पंड नल्लूर शैली की अग्रणी प्रतिपादक रही हैं। और याद रखेंगे उन्होंने 1984 ईस्वी में दीपशिखा डांस फाउंडेशन की स्थापना की थी जहां पर वह भरतनाट्यम सिखाती हैं। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के बारे में तथा उनसे संबंधित उत्पाद जिनकी उत्पत्ति राज्यों में हुई। तो कथक उत्पत्ति जो हुई है दोस्तों उत्तर प्रदेश में हुई है, कुचिपुड़ी की आंध्र प्रदेश के कृष्णा नामक जिले में हुई है और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की ओडिसा में हुई है, जबकि कथकली की केरल में हुई है और सत्रिय असम में हुई है, मणिपुरी मणिपुर में हुआ है, मोहिनीअट्टम केरल में हुआ है। इसको भी याद रखेंगे। भारत में कुल मिलाकर के 8 शास्त्रीय नृत्य है यानी क्लासिकल डांस है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो बात कर लेते हैं स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल के बारे में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, स्वतंत्र भारत की जो फर्स्ट गवर्नर थी, ठीक है, तो याद रखेंगे श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। महिला पूछा है, क्या पूछा है, महिला। तो पहली महिला कौन थी, याद रखेंगे श्रीमती सरोजिनी नायडू, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। श्रीमती सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के 1925 में कानपुर अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। और याद रखेंगे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, यह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी। भारत में प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर जो थी दोस्तों श्रीमती मीरा कुमार थी, जबकि पहली महिला चुनाव आयुक्त जिन्होंने कार्यवाहक के रूप में कार्य किया था वी एस रमा देवी थी। इसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि बिहू एक साल में कितनी बार मनाया जाता है। देखिए बिहू जो त्यौहार है दोस्तों असम से संबंधित है। कहाँ से है, असम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और दोस्तों ये मनाया जाता है एक साल में 3 बार। इनमें से कौन कौन से बिहू है, याद रखेंगे। पहला बोहाग बिहू, जिसे बैसाख और अप्रैल माह के मध्य में मनाया जाता है, जबकि दूसरा है आपका माघ बिहू, ठीक है, माघ बिहू जिसे जनवरी के मध्य में, तथा तीसरा कटी बिहू है जो कार्तिक माह के, जिसे अक्टूबर माह कहा जाता है, उसमें मनाया जाता है। इसको याद रखेंगे। बिहू प्राचीन काल में असम में मनाया जा रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। बिहू जो नृत्य है ये प्राचीन काल से ये असम में मनाया जा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखेंगे नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। और दोस्तों इसमें एक समिति की सिफारिश थी, शिवरमन समिति की सिफारिश। और जो शिवरमन समिति थी ये आपकी 1979 में बनी थी। इसको भी याद रखेंगे। आगे कह रहा है संसद के एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। और इसका जो मुख्यालय दोस्तों मुंबई भारत में स्थित है। इस समिति का गठन 30 मार्च 1979 को भारत सरकार के योजना आयोग के पूर्व सदस्य श्री बीसवर रमन समिति की अध्यक्षता में किया गया था। यानी कि समिति बनी थी नाबार्ड के लिए, एक समिति बनी थी, उसका गठन कब हुआ था, तो हमने बताया अभी 1979 में हुआ था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष श्री साजी केवी हैं। और साजी केवी नाबार्ड के अध्यक्ष का कार्यभार 7 दिसंबर 2022 को संभाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि दीवान ए बंदगान का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे दीवान ए बंदगान का गठन फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। कह रहा है दीवान ए बंदगान गुलामों का एक विभाग था, जिसमें फिरोज शाह तुगलक के पास लगभग 1,80,000 गुलाम शामिल थे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यह यहाँ पर जो 1,80,000 से भी अधिक गुलाम थे। और अर्ज ए बंदगान, इस जो गुलामी विभाग था इसका जो अधिकारी था उसे अर्ज ए बंदगान कहा जाता था। जबकि जो विभाग था इसका नाम क्या था, दीवान ए बंदगान। और इसका जो हेड होता था उसको क्या कहा जाता था, अर्ज ए बंदगान, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यह गुलामों की भर्ती और निरीक्षण करता था, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि किस एक्ट के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई थी। तो याद रखेंगे जो द्वैध शासन था ये भारत सरकार के अधिनियम 1919 के तहत लागू हुआ था, ठीक है, इसको याद रखना है। 1919 के अधिनियम के तहत भारत में पहली बार हुआ था, जबकि बंगाल में आपका पहले भी द्वैध शासन लागू हो चुका था 1757 और 1765 में, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। लेकिन जो भारत में ओवरऑल भारत में लागू हुआ था ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। ऐसे मामले जो राष्ट्रीय महत्व के थे, एक से अधिक प्रांतों से संबंधित थे, केंद्रीय स्तर पर शासित होंगे, ठीक है। और जो विदेशी मामले, रक्षा, राजनीतिक संबंध, प्रचार, संचार, सार्वजनिक ऋण, नागरिक आदान प्रदान, तार सेवा, ये सारी की सारी किसकी थी, केंद्र की थी। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र विधायिका ने अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रतिनिधित्व बनाया गया था। अधिनियम में एक द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की, निचला सदन और केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदन राज्य परिषद, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके तहत 2 सदन बने थे। कौन कौन से सदन, पहला बना था केंद्रीय विधायिका, ठीक है, याद रखेंगे। केंद्रीय विधानसभा जिसे कहा जाता था यह निचला सदन होता था, जबकि उच्च सदन था जिसे राज्य परिषद कहा जाता था, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किसने जीता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड पर धमाकेदार जीत दर्ज करते हुए इसका खिताब जीता है, ठीक है, याद रखेंगे। और इसका जो आयोजन हुआ था ये 17 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक चला था। इसकी मेजबानी दोस्तों किसने की थी, यूएई और ओमान के द्वारा की गई थी। ये कौन सा है, 2021 का देख रहे हैं हमें, ठीक है, इसको याद रखेंगे। कह रहा है पहली बार T20 विश्व कप का खिताब भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता था। और इसका आयोजन 2007 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से किस वेद में जादुई मंत्रों का समावेश है। तो याद रखेंगे जादू टोना का जो वेद है दोस्तों वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद जो भारत का सबसे नवीनतम वेद है, ये भी याद रखना है, भारत का सबसे नवीनतम वेद है। कैसा है, नवीनतम वेद, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। अथर्ववेद में सबसे नया वेद है, इसे जादू टोना से संबंधित जानकारी दी गई है। अथर्ववेद कन्या के जन्म की निंदा करता है। इसमें प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति का जिक्र किया गया है।
विश्व का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और यजुर्वेद को यज्ञ तथा धार्मिक अनुष्ठान का वेद कहा जाता है। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। टोटल दोस्तों कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसको याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है जो एनएचएआई का गठन 1988 में संसद के अधिनियम द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की प्रशासनिक नियंत्रण के तहत किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्य कार्य भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा एवं मरम्मत करना है। याद रखेंगे इसके जो वर्तमान में मंत्री हैं वो कौन है? नितिन गडकरी। कौन है दोस्तों? याद रखेंगे नितिन गडकरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे? नितिन गडकरी वर्तमान में इसके क्या है? हेड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि स्थायी चुंबक किसका बना होता है? स्थायी चुंबक बना होता है दोस्तों इस्पात का। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसमें दोस्तों स्टील, निकल, कोबाल्ट जैसी धातुओं वो मिलकर बनाया जाता है। इसकी जो चुंबकीय शक्ति है शीघ्र नष्ट नहीं होती है, ठीक है। स्थायी चुंबक का उपयोग विद्युत मोटरों में किया जाता है। इसका उपयोगी धारा मापी एवं अमीटर वोल्टमीटर में भी किया जाता है। स्थायी चुंबक का इस्तेमाल चुंबकीय कंपास बॉक्स बनाने में भी किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो तत्वबोधिनी जो सभा है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा 1839 में इसकी स्थापना की गई थी। इससे पहले यह सभा किसका हिस्सा हुआ करती थी दोस्तों? याद रखेंगे ब्रह्म समाज का, ठीक है। ब्रह्म समाज में शामिल थे देवेंद्रनाथ ठाकुर, लेकिन ब्रह्म समाज में इनका आपसी मतभेद हो जाता है और आगे चलकर 1839 में ये अपनी नई सभा बना लेते हैं, जैसे तत्वबोधिनी सभा या तत्वरंजनी सभा नाम दिया गया था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 6 अक्टूबर 1839 को इसकी स्थापना होती है। कह रहा है दोस्तों ये ब्रह्म समाज से टूटकर अलग हुए कुछ लोगों द्वारा स्थापित किया गया एक संघ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि नई चेतना किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे नई चेतना जो पहल है दोस्तों केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय जिसके मंत्री गिरिराज सिंह है, इनके द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें दोस्तों याद रखेंगे लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं एवं लड़कियों को जागरूक करने के लिए एक माह के लिए नई चेतना अभियान की शुरुआत की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भोरताल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। भोरताल त्योहार हो जाएगा आपका दोस्तों असम में। कहाँ पर हो जाएगा? असम का त्योहार है भोरताल त्योहार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है भोरताल असम का सबसे लोकप्रिय नृत्य के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि भोरताल नृत्य नरहरि बुरहा भक्तों के द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि बारपेटा जिले में इस भोरताल नृत्य की उत्पत्ति हुई थी और शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसे संज्ञा दी गई है। हालांकि ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है लेकिन इसकी संज्ञा दी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाई हरोबा त्योहार मनाया जाता है? तो लाई हरोबा त्योहार अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। ये मनाया जाता है दोस्तों मणिपुर में। कहां पर मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। मणिपुर में मनाया जाने वाला त्योहार है लाई हरोबा, ठीक है। लाई हरोबा उत्सव व्यापक रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार मणिपुर में मैतेई, ठीक है, मैतेरी नहीं होगा, मैतेई जनजाति। कौन सी? अभी जो हिंसा चल रही है मैतेई और एक और जनजाति उनके बीच चल रही है, जो मैतेई जनजाति है इसके द्वारा मनाया जाता एक महत्वपूर्ण त्योहार है लाई हरोबा। कह रहा है वन एवं पर्यावरण के देवता उमंगलेस के सम्मान के रूप में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम में टेस्ट फॉर्मेट के कप्तान कौन है? तो टेस्ट फॉर्मेट के कप्तान आपके पैट कमिंस है। ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। टेस्ट के और ओडीआई में जो टीम अभी विश्व कप खेलने वाली है 2023 में, इसके कप्तान पैट कमिंस को बनाया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय क्रिकेट में वनडे और टेस्ट का कप्तान रोहित शर्मा है, जबकि टी20 फॉर्मेट में कौन है? हार्दिक पांड्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि केलूचरण महापात्रा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी। क्या हो जाएगा? ओडिसी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केलूचरण महापात्रा ओडिसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि किसकी अदालत में सिजदा और पैबोस की प्रथा का प्रचलन किया गया था? जो सिजदा और पैबोस प्रथा थी ये दोस्तों गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुई थी। देखिए सिजदा पैबोस प्रथा क्या थी? इसमें क्या करता था, जो राजा था उसको साष्टांग प्रणाम करना पड़ता था और पैरों का उसके चुंबन करना पड़ता था, ठीक है, याद रखेंगे। जो गयासुद्दीन बलबन था ये गुलाम वंश का एक शासक था। कौन से वंश का? गुलाम वंश का। और गुलाम वंश का जो वंश था ये कब से कब तक चला था? ये दोस्तों 1206 से लेकर के 1290 तक चला था, ठीक है। और ये गयासुद्दीन बलबन का जो शासनकाल था ये हमारा 1266 से लेकर के 1287 तक रहा था। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 247 किससे संबंधित है? तो 247 जो अनुच्छेद है दोस्तों ये कहता है कि अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की जो शक्ति होगी वो संसद के पास होगी। किसके पास? संसद के पास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। अनुच्छेद 247 के तहत सरकार के संसद के पास एक अधिनियमों का कानून बनाकर बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की शक्ति है, जिसे चेक एवं संबंधित प्रक्रिया में लिखित अधिनियम के रूप में शामिल किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि पंडित रविशंकर को 1967 में ग्रैमी पुरस्कार किस कॉन्सर्ट के लिए दिया गया था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बेस्ट मीट ईस्ट,
ठीक है। बेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए इनको मिला था 1967 में ग्रैमी अवार्ड। और 1999 में इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है आप लोग कमेंट बॉक्स से छाप के बताएंगे, कल ही क्लास में करवाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन जो इनके 5 ग्रैमी अवार्ड हैं इनमें याद रखेंगे 1967 में सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत बेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए याद रखेंगे, और 1973 में वर्ष में सर्वश्रेष्ठ एल्बम द कंसर्ट फॉर बांग्लादेश के लिए, और 2002 में संगीत के सर्वश्रेष्ठ एल्बम फुल सर्कल के लिए, ठीक है। और इसके अतिरिक्त 2013 में सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम के लिए द लिविंग रूम सेशंस, ठीक है, द लिविंग रूम सेशंस। कुल मिलाकर को इनको दोस्तों याद रखेंगे 5 ग्रैमी अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। यह क्वेश्चन कल ही एग्जाम में पूछा गया है आपसे, एमटीएस हवलदार में कल क्वेश्चन ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 86वां संविधान संशोधन जो कि भारतीय संविधान में होता है, इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। इसके तहत इसको आर्टिकल 21A में भी जगह दी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि गांधी जी ने किसके बुलाने पर चंपारण आंदोलन किया था? तो दोस्तों गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर क्या किया था दोस्तों? 1917 में चंपारण आंदोलन किया था। क्या किया था 1917 का जो चंपारण आंदोलन था ये गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर किया था। और इनकी जो मीटिंग हुई थी वो लखनऊ अधिवेशन में 1916 में हुई थी। कब हुई थी? लखनऊ अधिवेशन जो हो रहा था 1916 का, इसमें इनकी दोनों की मीटिंग होती है, गांधी जी की और राजकुमार शुक्ल की, ठीक है। और इन दोनों में याद रखेंगे, इन दोनों के बीच इनके प्रयासों से जो चंपारण आंदोलन था वहाँ के किसानों का 3 गठिया जो पद्धति लागू थी उसको क्या किसानों को छुटकारा दिया गया था इससे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि दोस्तों पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस तरह के निरंतर क्लासेस के लिए जीएसएफ बाई डीएस सर को देखते रहना है और इसको सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। देखते रहिए जीएसएफ बाई डीएस सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।